हम सब शक्तिशाली देशों के बारे में तो सुनते ही रहते हैं, पर कभी सोचा है कि कोई देश आखिर पावरफुल बनता कैसे है? देखिए, इकोनॉमी है, मिनरल्स हैं, लोकेशन है, ये सब तो है ही। पर एक चीज़ और है जो बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है किसी अहम जल संधि के पास होना। तो आज चलिए एक ऐसे ही सफ़र पर निकलते हैं और दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्तों को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि पानी के ये पतले से रास्ते आखिर इतनी ताकत रखते कैसे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ईरान या सिंगापुर जैसे देश। देखिए, जब भी कोई देश किसी भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल संधि के पास होता है तो वो अपने आप ही शक्तिशाली बन जाता है। तो चलिए, इस शक्ति के पीछे का राज क्या है, इसे समझते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो जल संधि या स्ट्रेट पानी का वो संकरा रास्ता है जो दो बड़े समुद्रों या झीलों को जोड़ता है। और इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे बिजी समुद्री व्यापार के रास्ते इन्हीं से होकर गुजरते हैं। असल में ये समुद्री सफ़र के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करते हैं, जो रास्ते को बहुत छोटा कर देते हैं। तो चलिए अपने इस ग्लोबल टूर के लिए तैयार हो जाइए। हम एशिया से शुरू करेंगे, फिर मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका से होते हुए प्रशांत महासागर की सबसे अहम जल संधियों के बारे में जानेंगे। हमारे इस अभियान का पहला पड़ाव है एशिया। यहाँ दुनिया की कुछ सबसे व्यस्त और सबसे ज़रूरी जल संधियाँ हैं जो ग्लोबल ट्रेड की, कह सकते हैं, लाइफलाइन हैं। और शुरुआत करते हैं मलक्का जल संधि से। ये हिंद महासागर में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक रास्ता है, जहाँ से हर दिन हज़ारों कार्गो शिप गुजरते हैं। ये करीब 800 किलोमीटर लंबा है और अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। मतलब पूर्वी एशिया और पश्चिम के बीच होने वाला ज़्यादातर व्यापार यहीं से होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम मलक्का ट्री नाम के एक पेड़ पर रखा गया है, जो यहाँ के किनारों पर पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है मलक्का और लोम्बोक जल संधि की। लोम्बोक जल संधि, जो बाली सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, वो मलक्का से कहीं ज़्यादा गहरी है। मतलब इसकी औसत गहराई है करीब 820 फीट। और बस इसी वजह से जो सबसे बड़े, सबसे विशाल जहाज़ होते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज़रूरी ऑल्टरनेटिव रूट बन जाता है। और हाँ, इसका एक इकोलॉजिकल एंगल भी है। वैलेस लाइन नाम की एक काल्पनिक रेखा है जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ को अलग करती है, और वो यहीं से गुजरती है। एशिया में कुछ और भी अहम जल संधियां हैं, जैसे सुंडा जल संधि। ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच है और अपने खतरनाक पानी के बहाव के लिए जानी जाती है। फिर है ताइवान जल संधि, जिसे पहले फार्मोजा जल संधि कहते थे। ये ताइवान को चीन से अलग करती है और एक बेहद सेंसिटिव मिलिट्री जोन है। और फिर कोरिया जल संधि, जो सिर्फ दो देशों को ही नहीं अलग करती, बल्कि पूर्वी एशिया में व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। तो चलिए अब एशिया से थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं और नज़र डालते हैं मध्य पूर्व के उन जलमार्गों पर जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये सच में दुनिया के सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट्स हैं। मतलब ऐसे तंग रास्ते जहां जरा सी की रुकावट पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। ये नंबर, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। सोचिए, दुनिया का 45% समुद्री तेल का व्यापार सिर्फ एक ही पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, और वो रास्ता है होर्मुज जल संधि। तो बात यह है कि होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को खुले समुद्र से जोड़ने वाला इकलौता समुद्री रास्ता है। अगर ये रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो पूरे दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट आ सकता है। और यही वजह है कि ये जल संधि अक्सर दुनिया भर में टेंशन का सेंटर बनी रहती है। मध्य पूर्व में दो और जल संधियां हैं जो रेड सी तक पहुंच को कंट्रोल करती हैं। एक है बाब अल मंदेब, जिसका अरबी में मतलब है आंसुओं का द्वार। यह स्वेज कैनाल से होकर गुजरने वाले समुद्री रास्ते का एक अहम हिस्सा है। दूसरी है तिरन जल संधि, जो पतली तो है लेकिन इतनी गहरी है कि बड़े बड़े जहाज भी इससे आराम से निकल जाते हैं। अब हम मध्य पूर्व से यूरोप की ओर बढ़ते हैं। अगर यूरोप के नक्शे को गौर से देखें तो पता चलता है कि इसकी कोस्टलाइन यानी तट रेखा बहुत कटी फटी है। इसी वजह से यहाँ छोटे छोटे समुद्र, खाड़ियाँ और ढेरों जलसंधियाँ हैं जिन्होंने इतिहास को बदलने में बड़ा रोल निभाया है। यूरोप की सबसे मशहूर जल संधियों में से एक है इंग्लिश चैनल, जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। ये दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग जोन है। इसका जो सबसे संकरा हिस्सा है उसे डोवर जल संधि कहते हैं। यही वो हिस्सा है जो ब्रिटेन को बाकी यूरोप से अलग करता है और सदियों से ब्रिटेन के लिए एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करता आया है। चलिए अब जिब्राल्टर जल संधि को देखते हैं।
ये वो पतला सा रास्ता है जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच अकेला कुदरती लिंक है। ये स्पेन और मोरक्को को अलग करता है और इसका नाम जिब्राल्टर की एक बहुत बड़ी चट्टान रॉक ऑफ जिब्राल्टर पर पड़ा है। ये डॉल्फिन और व्हेल जैसी समुद्री प्रजातियों के आने जाने का एक जरूरी रास्ता भी है। अब बात करते हैं तुर्की की जल संधियों की, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोस्फोरस और डार्डेनेल्स ये दोनों मिलकर ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते हैं। ये जल संधियां तुर्की में हैं और इसके यूरोप और एशिया वाले हिस्सों को अलग करती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बोस्फोरस इंटरनेशनल शिपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की सबसे संकरी जल संधि है। अच्छा, यूरोप से अटलांटिक पार करके अब हम पहुंचते हैं अमेरिका, जहां कुछ ऐसी बड़ी जल संधियां हैं जो इस महाद्वीप के समुद्री रास्तों को तय करती हैं। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में है बेरिंग जल संधि, जो रूस को यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का से अलग करती है। ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ती है। कोल्ड वॉर के दौरान ये सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच की सीमा थी और इसे लोग आइस कर्टन के नाम से भी जानते थे। अमेरिका में दो और जल संधियां हैं जो काफी अहम हैं। एक तो है फ्लोरिडा जल संधि। ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक से जोड़ती है और यहीं से मशहूर गल्फ स्ट्रीम शुरू होती है। और फिर बिल्कुल साउथ अमेरिका के कोने पर है मैगलन जल संधि। इसे नाविकों का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल है, हवाएं इतनी तेज चलती हैं और पानी का बहाव इतना खतरनाक है कि पुराने जमाने में यहाँ से जहाज को सही सलामत निकाल पाना लगभग नामुमकिन था। चलिए, अब हम अपने इस वर्ल्ड टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं, प्रशांत महासागर में। यहाँ हम उन जल संधियों को देखेंगे जो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के आसपास हैं। यहाँ की सबसे अहम जल संधि है बास जल संधि, जो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया की मेन जमीन से अलग करती है। और दूसरी है टोरेस जल संधि, जो ऑस्ट्रेलिया को न्यू गिनी से अलग करती है। यहाँ कोरल रीफ यानी मूंगे की विशाल चट्टानें हैं, जिनकी वजह से नेविगेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाज़ों को या तो ये खतरनाक शॉर्टकट लेना पड़ता है या फिर हजारों किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस पूरे सफ़र के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो पतले पतले पानी के रास्ते हैं, ये सिर्फ रास्ते नहीं हैं, ये इस ग्लोबल दुनिया की धमनियाँ हैं, हमारी दुनिया की आर्टरीज हैं, जो ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई और जियोपॉलिटिक्स के फ्लो को जिंदा रखती हैं। तो इस पूरे सफ़र से हमने क्या सीखा? यही कि ये जल संधियां बहुत अहम जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट्स हैं। ये ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि ये समुद्री रास्तों को छोटा करती हैं। इनमें से कई तो अनोखे इकोसिस्टम का घर भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इन रास्तों पर जिसका कंट्रोल होता है, अक्सर दुनिया पर उसी का दबदबा होता है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और पावर का बैलेंस शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में भविष्य में कौन सा जलमार्ग दुनिया का अगला सबसे अहम चोक पॉइंट बनकर उभरेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।